एक्शन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कराड दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का अपना अलग महत्व है, क्योंकि यहां पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता पृथ्वीराज चव्हाण खुद चुनाव लड़ रहे हैं और यहां पर कुछ दिनों पहले आके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनको ललकारा था। चव्हाण साहब, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये वेस्टर्न महाराष्ट्र पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी इसका कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, अमित शाह जी की सभा की तरफ देखने के कई सारे पहलू है। एक तो यहाँ का भाजपा का प्रत्याशी नहीं चाहता था कि अमित शाह की बैठक यहाँ हो। कराड़ की परंपरा है कि जब भी कोई राष्ट्रीय नेता आता है तो वो कराड़ सिटी में बैठक होती है। अमित शाह की बैठक कराड़ सिटी में नहीं, एक 20-25 किलोमीटर दूर एक गांव में हुई। अब ये क्यों हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन अमित शाह जी ने कुछ बातें कही, उनको इस एरिया का ज़्यादा पता तो है नहीं, जो उनको लिख के दिया वो उन्होंने बोला। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कैंपेन पे बीजेपी की तरफ पड़ा है। कोई मोदी की सभा नहीं चाहता, कोई देवेंद्र फडणवीस की सभा नहीं चाहता, जबरदस्ती सभा करवा रहे हैं। क्योंकि फिर अगर ऐसे मैसेज चला जाता है कि मोदी जी को कोई नहीं चाह रहा है, अमित शाह जी को नहीं चाह रहा है, देवेंद्र फडणवीस जी को नहीं चाह रहा, तो उनकी नेतृत्व में प्रभाव पड़ता है। तो जबरदस्ती मीटिंगें करा रहे हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चुनाव हाइपर लोकल बन गया है। मतलब राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राज्य के मुद्दे हैं, विभाग के मुद्दे हैं, लेकिन चुनाव इन्होंने निजी दो व्यक्तियों के बीच का चुनाव बना दिया। जो हम चाहते हैं कि सिर्फ व्यक्तियों का चुनाव नहीं होता, विधायक का चुनाव नहीं होता, इस सरकार कौन सी बनेगी मुंबई में, इस बात का चुनाव है। और पिछले 2 साल से भाजपा की सरकार मुंबई में काम कर रही थी। हमने एक पर्यायी व्यवस्था बनाई थी, महाविकास आघाड़ी बन के, लेकिन उसको तोड़ परोड़ कर एक इतिहास बनाया, 50-50 करोड़ देकर विधायकों को तोड़ा। और ये सब मोदी जी के और अमित शाह के आशीर्वाद से हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद महाराष्ट्र की जनता को न्याय नहीं दिया। तो अब इस हालात में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, किसानों की हालत बहुत बड़ा मुद्दा है। महाराष्ट्र के किसान हरियाणा पंजाब के किसान के जैसे सड़क पे नहीं उतरे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे किसानों पे आपत्ति नहीं है। किसान आत्महत्या करे, हर रोज 7 किसान महाराष्ट्र में आत्महत्या करते। ये अमित शाह जी के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं, हमारे नहीं। तो इस हालत में महंगाई की मार, अभी कुछ इसमें एक भी मसला हल नहीं हुआ है। बेरोजगारी हो या चल जरा तो ये सब मुद्दे अभी भी जैसे कि वैसे हैं। और इसलिए ये भाजपा की ओर से, महायुति की ओर से ये आर्टिफिशियली कुछ पोल दिखाए जा रहे हैं, ओपिनियन पोल दिखाए जा रहे हैं। लेकिन हालत यह है कि लोकसभा चुनाव में 65% सीटें महाविकास आघाड़ी की आई थी और युति की सिर्फ 35% सीटें थी, जबकि दिल्ली में और महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता थी। हमें जो देखने को मिला था, लहर देखने को मिली थी लोकसभा चुनाव में, लेकिन इस बार कोई लहर ऐसी देखने को मिल नहीं रही है। लोग भी बहुत ही कम बात कर रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है कि लहर तो थी, क्योंकि पहली बार चुनाव काफी दिनों के बाद हो रहा था। अब हमारा कहना है कि मुद्दे वही है, मुद्दा एक भी हल नहीं हुआ है। तो अब बार बार लहर नहीं दिखेगी, लेकिन मुद्दे हैं, उसी मुद्दे पे लोग यहाँ पे निर्णय लेंगे। एक तरफ बीजेपी का प्रचार तंत्र है और दूसरी तरफ काफी बड़ी मात्रा में वो जो आरोप कर रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था। ये दूसरा एक है तो सेफ है, इस तरह का माहौल। वो एक देखिए, बीजेपी पहले से एक फासिस्ट पार्टी है, वो हिटलर की नाजी पार्टी जैसे काम करती है। उनको कोई हेट ऑब्जेक्ट चाहिए, तो माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी को एक हेट ऑब्जेक्ट बना दिया। पहले पाकिस्तान वाज ए हेट ऑब्जेक्ट, लेकिन अब पाकिस्तान भारत का कोई मुकाबला रहा नहीं, तो पाकिस्तान हट गया है। तो इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी, जो बहुत बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको उन्होंने हेट ऑब्जेक्ट बनाया है। अब यह है कि हिंदू खतरे में है। मेरा सवाल मोदी जी को और अमित शाह को और योगी को है कि अगर हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी से 5 गुना ज़्यादा है, तो क्या हमें आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों पैदा कर रहे हैं? क्यों डर फैला रहे हैं कि नहीं आप 6 गुना होते हुए भी आप मुस्लिम लोगों से आपको खतरा है? ये क्या मतलब है? तो ये सफल नहीं होगा, क्योंकि इनहेरेंटली महाराष्ट्र की जनता सेक्युलर है।
चौहान साहब, हरियाणा में जो कांग्रेस की गलती हुई उसका स्ट्रेटेजी के तौर पे कुछ महाराष्ट्र में तब्दीली की गई है। देखिए, स्ट्रैटेजी की बात तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि अंदरूनी मामला पार्टी का है, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र की तुलना करना सही नहीं होगा। हरियाणा एक बहुत छोटा प्रांत है। हरियाणा जैसे 5 प्रांत मिलकर महाराष्ट्र बनता है। विदर्भ अलग है, मराठवाड़ा अलग है, कोंकण अलग है, मुंबई अलग है, वेस्टर्न महाराष्ट्र और नासिक बेल्ट अलग अलग है। वहाँ की किसानी अलग है, वहाँ के क्लाइमेट अलग है, वहाँ की बारिश की स्थिति अलग अलग है, प्रश्न भी अलग है। तो इसलिए पहले तो ये कि हरियाणा में लोकसभा में 5-5 रिजल्ट आया था, यानी कि बराबर की चोट वहाँ पे थी। जबकि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की 65% सीटें आई थी लोकसभा में और बीजेपी की मात्र 35% थी। अंतर बहुत ज़्यादा था। अब जो भी मुद्दे लोकसभा के समय थे उसमें से कोई भी मुद्दा कोई हल नहीं हुआ है। हम 5 मुद्दों पे लोकसभा चुनाव लड़े थे। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदतर हालत, भ्रष्टाचार, जिस तरह से सरकार गिराई गई, 50-50 करोड़ देकर खरीद फरोख्त हुई, और संविधान। अब संविधान का मुद्दा तो मोदी जी ने और भाजपा ने स्वयं दिया, जिसको हमने उठाया। मोदी ने कहा 400 पार, मोदी के विधायक सांसदों ने कहा कि हमें संविधान बदलना है, हमें 2/3 बहुमत दीजिए। तो एक जनता के जहन में एक बात आ गई कि अगर असल में भाजपा जीती तो शायद संविधान को भी खतरा है। तो ये सारे मुद्दे मिलकर लोकसभा का चुनाव हुआ। अब सारे के सारे मुद्दे अभी भी वैसे के वैसे ही है। अब भाजपा का प्रचार है कि नहीं, ये तो विधानसभा का चुनाव है, इसमें कोई संविधान की बात नहीं, वो तो लोकसभा का मुद्दा था। लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं। सब जानते हैं कि अगर मौका मिला तो भाजपा संविधान को बदलना चाहती है। जब 1947 में संविधान बन रहा था, संविधान सभा गठित हो रही थी, तब आरएसएस ने क्या कहा था कि हमारे पास तो मनुस्मृति है, संविधान है, नए संविधान की क्या आवश्यकता है। तो ये लड़ाई असल में 2 विचारधाराओं की है। क्या तीसरी बार भाजपा की विचारधारा, जो एक सांप्रदायिकवादी विचारधारा है, क्या उसे लोग स्वीकार करेंगे? मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होगा। विदर्भ मराठवाड़ा में किसानों की बहुत बुरी हालत है। अब किसान बार बार सड़क पे नहीं उतरता, हरियाणा पंजाब जैसा उग्र आंदोलन नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि सवाल समाप्त हो गया। सवाल नहीं है इसमें। आज विदर्भ एरिया में हर रोज 7 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये अमित शाह के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की जानकारी है। तो ये किसान सहन करता है। आज सोयाबीन का एमएसपी है 4,900 रुपये प्रति क्विंटल, लेकिन किसान को 4,000 रुपये भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये किसान की अगर लागत भी पूरी ना हो तो किस तरह से किसान अपनी रोजी रोटी चलाएगा। तो ये तो बहुत अत्याचार किसान पे कर रहा है। लोग समझ गए कि मोदी जी की गलत नीतियों के कारण सब कुछ हो रहा है। हमने देखा कि एकनाथ शिंदे सरकार ने आखिरी चरण में बहुत सारे निर्णय लिए, फैसले लिए, कई रेवड़ियां बांटी, कई लोगों को जमीनें दी गई। अगर महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार आती है तो क्या इसका पुनर्विचार किया जाएगा? हमें पिछले 6 महीने में जो भी फैसले, उसका बिल्कुल पुनर्विचार करेगा। विशेष तो जो जमीन आवंटन की बात है, जो रेवड़ियाँ बांटी वो अलग अपनी जगह है, हम आगे उसको चलाएंगे नहीं चलाएंगे। लेकिन एक बात है कि जो महिलाओं को 1,500 रुपये देने की बात है, उसको हमने क्रिटिसाइज नहीं किया। विशेषकर मैंने कहा कि नहीं, ये तो आवश्यक था। हमने कर्नाटक पे 2,000 रुपये दिए हैं, दे रहे हैं, तेलंगाना में दे रहे हैं, तो ये सही है। लेकिन 1,500 आपने बहुत कम दिया। तो हम सोचते थे कि कम से कम 2,000 तो मिलना ही चाहिए था, जो हमने कर्नाटक पे दिया था। लेकिन अगर महाराष्ट्र की महंगाई की हालत देखिए, 10 साल जो जनता ने महंगाई झेली है, हमारे गृहिणी ने, हमारी माँ बहनों ने जो महंगाई झेली है, उसे 2,000 रुपये से भरपाई नहीं होती, पूर्ति नहीं होती। इसलिए हमने अपने मैनिफेस्टो में जो 5 गारंटीज दी है, उसमें से
3,000 रुपये महीना देने का वादा किया है। कांग्रेस पर यह आरोप हुआ था, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के जो शीर्ष नेता है बीजेपी के, उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस दावा करती है, आश्वासन देती है, लेकिन वो निभाती नहीं। क्या कहेंगे? देखिए, कर्नाटक में कौन कह रहा है कि नहीं निभा रहे? कर्नाटक में किसी को पूछिए जाके कि वह कर्नाटक में तो मिल रहा है। तेलंगाना का चुनाव उसके बाद हुआ था, तेलंगाना के चुनाव में इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। हम पूरे कटिबद्ध है कि हम उसको अपना वादा पूरा निभाएंगे। एक गारंटी इम्प्लीमेंट करने में कुछ समय लगता है, कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं, कुछ कानून कई बार लगते हैं, कुछ बदलने पड़ते हैं, तो ये तो कुछ समय लगता है। लेकिन कर्नाटक में क्या हम 2,000 रुपये नहीं दे रहे हैं? क्या भाजपा का ये आरोप है कि हम कर्नाटक में नहीं दे रहे हैं? ये गलत बात है। आप कर्नाटक में जाके पूछिए। एक आखिरी सवाल कि महाराष्ट्र में अगर 26 नवंबर तक गठन नहीं हुआ विधानसभा का, तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। नहीं, देखिए, विधानसभा का गठन तो होगा ही, क्योंकि विधानसभा का गठन होना अलग है और सरकार बनना अलग बात है। तो विधानसभा का गठन यानी कि जो विधायकों की सूची है, वो सूची राज्यपाल या राष्ट्रपति को इलेक्शन कमीशन की ओर से दी जाएगी, अधिकृत रूप से उसका गजट होगा, नाम छपेंगे, तो वो विधानसभा गठित हो जाती है। वो पूर्ति हो गई 26 तारीख के पहले। अब सरकार बनाना या ना बनाना राजनीतिक दलों का काम है, उसके चाहे 2 महीने लगे चाहे 4 महीने लगे, उस समय तक राष्ट्रपति का शासन आ सकता है। और राष्ट्रपति का शासन अगर आता है तो क्या जो जोड़तोड़ की कोशिश हमेशा बीजेपी करती है, जो जिस तरह से उन्होंने तोड़ा है बाकी पार्टियों को, तो क्या उसके लिए खुला आसमान मिल जाएगा? देखिए, राष्ट्रपति राजवट की इंतजार करने की, राष्ट्रपति के शासन की इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं। बीजेपी के लिए 24 घंटे भी पर्याप्त है। तोड़ाफोड़ी करनी है, उनके पास बहुत पैसा है और पहले से ही उनकी जो विपक्ष के विधायक है, विपक्ष के प्रत्याशी, उनसे बातचीत हो रही है, और जो जीतने की जिसकी उम्मीद है, जो वीक लिंक है, उससे इनकी बातचीत हो रही है, पैसे की लेन देन भी हो गई है, तो उनके लिए तो 24 घंटे भी पर्याप्त है। तोड़ाफोड़ी करने के लिए कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगता। राष्ट्रपति शासन की इंतज़ार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तुरंत तोड़फोड़ कर देंगे अगर अंतर कम रहा तो मैं समझता हूँ कि अंतर अच्छा रहेगा, हमारी डिसाइसिव विक्ट्री होगी, जैसे लोकसभा में हुई थी। चमार साहब, बात करने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया।